तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक और लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर 17 एट्थ स्टैंडर्ड का सर्कल, उस चैप्टर का नाम है। और जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में 17.1 के दो सम सॉल्व किए थे। रिमेनिंग टू सम उसी कॉन्सेप्ट पे थे, उसी फॉर्मूलेस पे थे, इसलिए मैं वो आप पे छोड़ा था कि आप उसको सॉल्व करो। बट अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसे ज़रूर बताऊँगा। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 17.2। बट उसको स्टार्ट करने से पहले हमें क्या है, जैसे 17.1 के पहले हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे, कुछ फॉर्मूले के बारे में जानने की कोशिश की, तो वैसे 17.2 को भी स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ यहाँ पे रूल्स, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है सीखने के लिए, आर्क करस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही हो चुका होगा कि आर्क क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को सीखना क्या है कि आर्क करस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो अगर मैं जनरली एक बात करता हूँ कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, मैं रफली डायग्राम बनाया हूँ बिना राउंडर का यूज किए। ठीक है, आप बस इसे कंसिडर करो, समझो। ठीक है, तो यहाँ पे रफली एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, जिसमें सेंटर क्या है, सी है। अब देखो यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ किया गया है, इस कॉर्ड का नाम क्या है, ए बी। तो जनरली मैं अगर आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँ तो कॉर्ड क्या करता है ना, कि जैसे समझ लो कि कोई एक सर्कुलर केक है, ठीक है, ऐसा समझ लो। तो अगर उसको बीच में से ऐसे पार्टीशन किया जाए, ठीक है, ऐसा पार्टीशन किया जाए या कट किया जाए, तो क्या हो रहा है, वो केक दो इक्वल पार्ट में या दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई सर्कल है, उसमें कॉर्ड ड्रॉ किया है। तो जब ये कॉर्ड ड्रॉ किया जा रहा है ना, तो ये कॉर्ड क्या कर रहा है, इस पूरे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर एक कॉर्ड ड्रॉ किया गया है तो अब देख रहे हो यहाँ पे जिस तरीके से ए बी को ड्रॉ किया गया है, जिस पोजीशन में, जिस जगह पे इसको ड्रॉ किया गया है, ये क्या कर रहा है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बट ध्यान से देखो तो एक पार्ट स्मॉल है और एक पार्ट उससे ग्रेटर है। ठीक है, ये इतना एरिया क्या हो गया, स्मॉल एरिया है। ठीक है, ये पूरा सर्कल का ये इतना एरिया क्या हो गया, ग्रेटर है इसके कंपेयरिंग में। तो जो ग्रेटर पार्ट है उसके लिए जो आर्क रिस्पॉन्सिबल है वो मेजर आर्क रहेगा। ठीक है, मेजर आर्क। और जो स्मॉलर पार्ट है उसके लिए जो आर्क रिस्पॉन्सिबल हो क्या हो जाएगा, माइनर आर्क। ये सब आप समझ सकते हो कॉर्ड। तो अब ये कॉर्ड के लिए, ठीक है, ये जो कॉर्ड ड्रॉ किया गया है इसके करस्पॉन्डिंग आर्क क्या हो सकते हैं, मतलब इस कॉर्ड पे कौन कौन से आर्क स्टार्ट टू एंड, या मतलब कौन कौन से आर्क बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर देखो कि ये कॉर्ड है तो एक कॉर्ड पे यहाँ से एक आर्क बन रहा है, ठीक है, एंड सेकेंड इस साइड भी बन रहा है। तो ये दोनों आर्क क्या हो गए, इस कॉर्ड के लिए करस्पॉन्डिंग हो गए। ठीक है, आप समझ पा रहे हो करस्पॉन्डिंग आर्क। तो आप कह सकते हो कि कॉर्ड ए बी का करस्पॉन्डिंग आर्क क्या हो गया, एक तो हो गया आर्क ए वाई बी, एंड और क्या होगा करस्पॉन्डिंग आर्क इसका, ए एक्स बी। तो मतलब एक एक सिंगल कॉर्ड पे, एक अगर सिंगल कॉर्ड की बात किया जाए किसी सर्कल में अगर ड्रॉ किया जा रहा है तो उस पर दो करस्पॉन्डिंग आर्क बनते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में ये एक सर्कल बनाया गया है रफली, इसमें ये कॉर्ड है ए बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके इसके करस्पॉन्डिंग आर्क क्या हो जाएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग आर्क, तो ध्यान से देखो ये करस्पॉन्डिंग आर्क ए बी को कौन सा आर्क स्टार्ट हो रहा है, एक हो रहा है ए वाई बी, ये तो अपर साइड के लिए हो गया। ठीक है, इसी कॉर्ड का सेकंड साइड भी है आर्क बनता हुआ, ए एक्स बी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कॉर्ड का, ठीक है, करस्पॉन्डिंग आर्क क्या होता है। जनरली अगर मैं एक रफली डायग्राम एग्जांपल के लिए और ड्रॉ करूं तो आप इसका आंसर बताओगे मुझे। ठीक है, तो अब ये जो कॉर्ड है एम एन, इसका करस्पॉन्डिंग आर्क क्या हो जाएगा, आप क्या आंसर करोगे। तो एम एन का करस्पॉन्डिंग आर्क क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आर्क एम वाई एन हो जाएगा। ठीक है, एंड दूसरा क्या हो जाएगा इसका करस्पॉन्डिंग आर्क एम एन का, एम एन कॉर्ड एम एन का एक दूसरा करस्पॉन्डिंग आर्क क्या हो जाएगा, एम एक्स एन। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया आपको, जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड के दोनों साइड, चाहे अप डाउन, चाहे तो ऐसे ऐसे कैसे भी कह लो, जितना भी आर्क आपको दिखेगा, ठीक है, उस कॉर्ड के दोनों साइड जो आर्क रहेंगे उसका नाम आपको बता देना है। तो ये एम वाई एन और एम एक्स एन। ठीक है, तो एम वाई एन हमने लिख लिया है, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, आर एम एक्स एन। ठीक है, तो ये था आर्क करस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। जैसे यहाँ समझाने के लिए मैंने देखो यहाँ पे क्या किया कि एक डायग्राम और रफली मैंने ड्रॉ किया है सर्कल। ठीक है, यहाँ पे जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट सी है, एंड मैंने इसमें दो कॉर्ड ड्रॉ किया है ए बी और एम एन। और मान लो कि हमको यहाँ पे जो कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड एम एन दोनों का जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। तो अगर क्या कॉर्ड किसी सेम एक ही सर्कल में, यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखो, सेम सर्कल की बात हो रही है, अगर एक ही सर्कल के अंदर अगर दोनों कॉर्ड का लेंथ इक्वल है,
एक ही सर्कल में अगर दोनों कॉर्ड का लेंथ अगर इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर कॉर्ड ए बी इक्वल है कॉर्ड एम एन के, तो डेफिनेटली कॉर्ड ए एक्स सॉरी आर्क ए एक्स बी इक्वल हो जाएगा आर्क एम एक्स एन के। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यही है कि अगर कॉर्ड का लेंथ इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क के भी लेंथ इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल आज का ये कॉन्सेप्ट है, ये दोनों कॉन्सेप्ट इसके लिए हो गया। एंड अब हम सेकंड पार्ट में देखेंगे कॉन्ग्रुएंट आर्क। ठीक है, नाउ सेकंड हम सीखने वाले कॉन्ग्रुएंट आर्क। कॉन्ग्रुएंट आर्क के लिए आर्क के लिए कॉन्ग्रुएंट आर्क के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि जब भी किसी सर्कल में अगर एंगल वैल्यू, ठीक है, कोई भी जो एंगल बनता है सेंटर ऑफ सर्कल पे, या तो इस सर्कल में जब भी एंगल बनेगा अगर उसके, अभी तो फिलहाल बात करते हैं सेंटर ऑफ सर्कल से, ठीक है, जो एंगल बन रहा है उससे, तो अगर उन दोनों का मेजर वैल्यू, ठीक है, मेजर वैल्यू मतलब ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, सेंट्रल एंगल, अगर इसकी वैल्यू सेम रहा है तो मैं कंसिडर करता हूँ अगर ये 45 डिग्री है और ये वाला भी 45 डिग्री है, मतलब एंगल ए ओ बी अगर उसकी वैल्यू 45 डिग्री है मेजर वैल्यू, एंड एंगल एम ओ एन इसकी भी मेजर वैल्यू 45 डिग्री है, तो ऐसे में उसका जो करस्पॉन्डिंग आर्क है, करस्पॉन्डिंग आर्क चलो ध्यान देते हैं, एंगल ए ओ बी इसके सामने कौन सा आर्क पड़ रहा है, ए एक्स बी, राइट। तो ये आर्क अब, और दूसरा अगर बात करें एंगल एम ओ एन इसके सामने कौन सा आर्क पड़ रहा है, एम वाई एन, राइट। तो आप इसको इसका करस्पॉन्डिंग आर्क काउंट करोगे, तो अगर इन दोनों एंगल की वैल्यू सेम है, ठीक है, मेजर वैल्यू सेम है, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग आर्क है वो भी इस कंडीशन पे अगर दिया है, तो इफ एंगल ए ओ बी अगर कॉन्ग्रुएंट है एंगल एम ओ एन के, अगर ऐसा गिवन है, राइट, गिवन में है, दोनों सेम है और 45 डिग्री मैंने तो यहाँ पे कंसिडर किया है, ठीक है, अगर ऐसा रहा तो हम उसके करस्पॉन्डिंग आर्क को भी क्या बताने वाले हैं, इक्वल बताने वाले, तो आर्क ए एक्स बी भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आर्क एम वाई एन, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये प्रॉपर्टी होता है। तो ये तो हो गया सेंट्रल एंगल को लेके। क्या ये सेंट्रल एंगल पे अगर नहीं बनेगा एंगल तो भी क्या आर्क इक्वल होंगे, ऑफ कोर्स होंगे। तो अगर मैं जैसे कंसीडर कर रहा हूँ कि ये एक डायग्राम है, तो अगर एंगल ए ओ बी अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ एंगल सी ओ बी के, अगर ऐसा गिवन है, ठीक है, अगर ऐसा गिवन है तो क्या ऐसे में उससे करस्पॉन्डिंग आर्क इक्वल होंगे, डेफिनेटली इक्वल होंगे, क्योंकि अगर ये दोनों का मेजर वैल्यू सेम है तो इनके आर्क भी इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हो आर्क आर्क ए बी, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पॉइंट कंसिडर कर लूँ, ठीक है, तो आर्क ए एक्स बी इक्वल हो जाएगा आर्क बी वाई सी। तो आर्क ए एक्स बी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, आर्क बी वाई सी, राइट। तो ऐसे में अगर कंडीशन दिया है ए एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी ओ बी का, अगर ऐसा गिवन है तो हम कह सकते हैं कि आर्क ए एक्स बी भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आर्क बी वाई सी, मतलब ये आर्क भी आपस में इक्वल हो सकते हैं। ये कॉन्ग्रुएंट आर्क का कॉन्सेप्ट है। तो 17.2 स्टार्ट करने से पहले ये बातें आपको पता होना चाहिए, आप इसके बारे में अच्छे से पता कर लेना, सीख लेना, समझ लेना, उसके बाद स्टार्ट करना। ओके, आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 17.2 जो भी सम्स है उसे हम सॉल्व करने वाले हैं।